जनाब वेलकम बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम लोगों ने लास्ट टाइम अपनी कहानी को छोड़ा था जॉब एनालिसिस के ऊपर, और हम लोगों ने कहा था कि यहाँ तक रिक्रूटमेंट हो गई है, यानी कि सबसे पहले नीड अराइज हुई, डिपार्टमेंट को ज़रूरत पेश आई कि हमें कुछ एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है। वो नीड कम्युनिकेट की गई एचआर मैनेजर को। एचआर मैनेजर ने जॉब एनालिसिस किया। जॉब एनालिसिस करने के बाद उसने पर्सन स्पेसिफिकेशन की, और पर्सन स्पेसिफिकेशन करने के बाद उसने जॉब एडवर्टाइज कर दी। जॉब एडवर्टाइज करने के बाद लोगों ने अप्रोच किया, सीवीज लेकर आए, और फ्रंट डेस्क के ऊपर उनको जॉब एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया और कहा गया कि इस जॉब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें। तो ये था राउंड 1 रिक्रूटमेंट। अब शुरू करते हैं सिलेक्शन। एप्लीकेशन फॉर्म मेरे तक आ चुके हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर डाटा आ रहा है। सबसे पहले मुझे इसको स्क्रीन करना है। सिलेक्शन में मेरे पास अब ऑन हैंड क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म। वो आ चुके हैं फॉर जॉब वैकेंसी। नाउ अब हर कैंडिडेट ने उसके ऊपर कुछ ना कुछ डाटा मेंशन किया है, कुछ ना कुछ लिखा है। अब मुझे एनालाइज करना है कि मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो है या नहीं है। उसके बाद मुझे उनको बुलाना है। अब डिपेंड करेगा कि पहले इंटरव्यूज़ हैं या पहले टेस्ट हैं। हर कंपनी का अपना अपना हिसाब किताब होता है। कोई पहले टेस्ट करती है, कोई बाद में टेस्ट करती है, पहले इंटरव्यूज़ कर लेते हैं। जो नॉर्मल एक अच्छी अप्रोच समझी जाती है दैट इज़ कि आप पहले इंटरव्यूज़ को प्लान करें। इंटरव्यूज़ कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। एक बंदा सामने है, एक बंदा सवाल जवाब पूछ रहा है। अगर ये इंटरव्यू एक बंदा ले रहा है तो ये कहलाता है 1-on-1 इंटरव्यू। एम्प्लॉय या कैंडिडेट इज इंटरव्यूड बाय वन पर्सन, मैनेजर या सुपरवाइजर, तो ये है 1-on-1 इंटरव्यू। अच्छा, ये 1-on-1 इंटरव्यू फिर 2 दफ़ा होंगे। एक होगा एचआर के साथ और एक होगा उस लाइन मैनेजर के साथ, यानी कि उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ। कभी कभी इसको जोड़ने के लिए हम करते हैं पैनल इंटरव्यूज, जिसमें इंटरव्यूअर एक से ज़्यादा है। तो अगर एक ही इंटरव्यू करना है, उसमें लाइन मैनेजर है, उसी में मैनेजर है, उसी में एचआर है, उसी में सुपरवाइजर है, तो ये कहलाता है पैनल इंटरव्यू। यानी कि एक से ज़्यादा बंदे बैठ के इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं उस बंदे का। फिर एक होता है सीक्वेंशियल इंटरव्यू। सीक्वेंशियल ये है कि भाई तुम आओ, तुम्हारे उसी दिन 3 इंटरव्यूज लिए जाएंगे। अगर 1-on-1 सीक्वेंशियल फॉर्म में रख दें, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, एक ही दिन में 3 कॉलें, एक ही दिन में 3 दफ़ा इंटरव्यू होगा, और हर इंटरव्यू एक स्पेशलाइज्ड बंदा ले रहा होगा। यह है सीक्वेंशियल इंटरव्यू। और अगर इंटरव्यू में सवालों को भी सेम कर दूं, यानी कि हर बंदे से एक ही तरह के सवाल पूछे जाएं ताकि हम बंदों को बाद में कैटेगराइज कर सकें, डिफरेंशिएट कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंट क्वेश्चंस, इट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। उसमें क्या होगा कि हम हर बंदे का रिस्पॉन्स गैदर करते हैं और उस रिस्पॉन्स को नोट करके बाद में कंपैरिजन किया जाता है। मगर एक सवाल है, ये बाद में कैसे? भाई वो तो लाइव हो रहा है ना। एक बंदा आया, इंटरव्यू दिया, दे के चला गया। अब घंटे के बाद मुझे क्या याद रहेगा, यानी कि इंटरव्यूअर को क्या याद रहेगा कि उसने क्या जवाब दिया था, इसने क्या जवाब दिया और इसने क्या जवाब दिया था? याद ऐसे रहेगा कि इंटरव्यूज को रिकॉर्ड किया जा रहा होता है, ताकि कल को लोग ये ना कह दें कि भाई यहाँ पे बाइसनेस हुई है। तो उस पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, उस पूरे प्रोसेस को स्क्रीन्ड रखने के लिए, जो फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग प्रोसेस है दैट इज इंटरव्यू, और इसको रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, इंटरव्यू नॉर्मली फेस टू फेस होते हैं। यस, ऑन कॉल भी किए जा सकते हैं,
मगर अच्छा माना ये जाता है कि आप उसको 1-on-1 फेस ऑन फेस करें। मगर हर जॉब के लिए इंटरव्यूज़ नहीं किए जाते। लेबर की जॉब है, मजदूर चाहिए कि 50-60, अगर आप हर बंदे से इंटरव्यू लेना शुरू कर देंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। वो 50-60 बंदे अपना एक नुमाइंदा भेजें जिसको आप कह लेंगे यूनियन मैनेजर, वो आगे बताए कि भाई मेरे पास इतने लोग हैं, ये काम करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम इंटरव्यू कर लेंगे। मगर हर तरह की जॉब के लिए इंटरव्यूज़ को अच्छा नहीं माना जाता। नॉर्मली हम लोग इंटरव्यूज़ करते हैं मैनेजरियल लेवल से ऑनवर्ड्स। फिर कभी कभी स्ट्रेस इंटरव्यूज़ भी होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, ये स्ट्रेस इंटरव्यू है। इसमें क्या होता है कि आप बंदे को डरा देते हैं, बंदे को एकदम ब्लैंक कर देते हैं, वो पागल हो जाता है। वो इतना पागल होता है कि वो आपको गलत आंसर देना शुरू कर देता है। बेसिकली ये उन पोस्ट के लिए किया जाता है जहां पे फाइनेंस बहुत ज़्यादा हेक्टिकली इन्वॉल्व है, जहां पे आपको एग्जीक्यूशन चाहिए, ताकि बंदे का स्ट्रेस लेवल देखा जा सके कि वो स्ट्रेस में कैसा परफॉर्म करता है। तो नॉर्मली ये सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड देन अगर आपने देखना हो कि एक बंदे की थिंकिंग कैसी है, उसकी सोच कैसी है, उसके एनालिटिकल स्किल्स कहते हैं, उसका मैथ कैसा है, आईक्यू कैसा है, जीके कैसी है, तो आप उसको कराते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यूज़। इसके लिए पढ़ाइयाँ भी होती हैं, जी मैट इस तरह की। तो ये भी कंपेयर करता है। अगर आपको एक बंदा चाहिए जो कि एनालिटिकल हो, तो उसके लिए बेस्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यू। ले जनाब, ये तो हमारे हो गए इंटरव्यूज़। अब आते हैं टेस्ट की तरफ। टेस्ट के अंदर भी 4 तरह के टेस्ट हम लोग देखने को मिलते हैं। एक इंटेलिजेंस टेस्ट, एक एप्टीट्यूड टेस्ट, एक कॉम्पिटेंस और एक पर्सनैलिटी टेस्ट। अगेन इंटेलिजेंस क्या है, जिस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यूज़ होते हैं ना, उसी तरह इंटेलिजेंट टेस्ट भी होते हैं जिसमें हम लोग जनरल आईक्यू टेस्ट करते हैं, सोचने की स्किल देखते हैं, स्पीड ऑफ थॉट देखते हैं। एप्टीट्यूड कि एक बंदा उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कितना सूटेबल है, ये एप्टीट्यूड है। कॉम्पिटेंस, उसकी कॉम्पिटेंसी को चेक किया जाता है, उसकी नॉलेज को चेक किया जाता है। एंड पर्सनालिटी टेस्ट, वो बंदा कैसा है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसका हाइजीन कैसा है, उसकी जॉब टाइमिंग्स वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। उनसे उनके पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक्स, डिसलाइक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि हम उसका कैरेक्टर जान सकें। देन वी हैव वन मेथड ऑल्सो दैट इज कॉल्ड ग्रुप सिलेक्शन मेथड। इसमें ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जिसमें क्या होता है कि हम ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को बुलाते हैं, उनको ग्रुप टास्क देते हैं और कहते हैं कि भाई परफॉर्मेंस दो। ग्रुप के अंदर उनको बिठा के उनसे कहा जाता है कि भाई परफॉर्म करो, रोल प्ले करो। किसी को मैनेजर बना दिया, किसी को एम्प्लॉय बना दिया, किसी को कस्टमर बना दिया, कोई थीम दी और कहा कि आपने इस थीम के ऊपर एक्ट करना है। और जब वो एक्ट कर लें उसके बाद उस एक्ट से मुताबिक सवाल, यानी कि आपने क्या किया, उनको एक आपने एक हाइपोथेटिकल एरिया उनको दे दिया और अब वो उस एरिया के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। इससे क्या होगा, कंपैरिजन्स। एक रियल टाइम इन्वायरमेंट में वो कैसा परफॉर्म करेंगे, कैसा नहीं करेंगे, आपको वो आइडिया मिल जाता है। हर मेथड के अपने कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। जिस तरह एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ायदा क्या है कि आपको पहली दफ़ा उस बंदे के बारे में कुछ आइडिया हो जाता है कि वो बंदा कैसा है। नुकसान क्या है कि वो फॉर्म आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, वो फॉर्म अगले बंदे को प्रॉपरली सेल आउट करने का मौका नहीं दे रहा होता। इंटरव्यूज़ क्या है, आप एम्प्लॉय से फेस टू फेस बात कर लेते हैं, आप उसके दिमाग तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। ड्रॉबैक्स क्या है, कॉस्टली है, टाइम टेकिंग है, इंटरव्यूअर शायद खुद तैयार ना हो, शायद इंटरव्यूई तैयार ना होकर आया हो, हर एक बंदे के पास स्किल्स नहीं होते हैं, हर एक बंदा सही से वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाता। शायद बंदे में स्किल्स बहुत हों, काम करने वाला बंदा हो,
मगर शायद वो सही से बोल ना पाता हो। तो ये एक ड्रॉबैक है, तभी हम लोग टेस्ट भी करवाते हैं। देन टेस्ट फ़ायदा क्या है कि एक बंदा खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। ये अनबाइस्ड है, क्योंकि हर बंदे का टेस्ट का जवाब तो आप चेंज नहीं कर सकते। मगर ड्रॉबैक क्या है? कॉस्टली है, टाइम टेकिंग है, फिर कंडीशंस जो उनको मिलती हैं एक टेस्ट के अंदर वो आर्टिफिशियल होती हैं। उसमें आप कुछ भी कह दें कि जनाब मैं दफ़ा ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, जब वाकई में सर पे पड़ती है तो शायद आप तीनों में से कुछ भी काम ना कर पाए। तो एक अच्छे इंटरव्यूई को पिच करना आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू पिच हिज एक्सपीरियंस। वो क्या कर सकता है, आपने इंटरव्यूअर को उसके दिमाग में डालना है कि यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब। अगर आप ये डालने में कामयाब रहे, अगर आप ये लिंक डेवलप करने में कामयाब रहे, तो फिर आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ग्रुप में क्या है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू कंपेयर, और वर्क रिलेटेड सिनेरियोज के साथ काम करने का मौका मिलता है। मगर मसला क्या है कि ये हर तरह की जॉब के लिए पॉसिबल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, एडमिनिस्टर करना थोड़ा सा मुश्किल है। इन्वॉल्वमेंट इन द सिलेक्शन डिसीजन। अब सिलेक्ट करना किसने है? क्या एचआर करे या लाइन मैनेजर करे? दोनों करते हैं। दोनों मिलेंगे, दोनों बैठेंगे और एक कमेटी बना लेंगे, और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि भाई किसको रखना है और किसको नहीं रखना। अगर तो वैकेंसी लो लेवल जॉब की है, अगर तो वैकेंसी लो लेवल जॉब की है, तो फिर एचआर को इतना इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, लाइन मैनेजर रख ले जो उसको सूटेबल लगता है। और मगर अगर एक हाई लेवल का बंदा है तो फिर अच्छी बात है कि दोनों बैठें। और सिलेक्शन आपको अगर मैं याद करवाऊं, हमारे पास एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स भी होते हैं। रिक्रूटमेंट की जो एजेंसीज थी, जो जॉब सीकर्स थे, जो ढूंढ के आपको देते हैं, वो भी आपको एडवाइस कर सकते हैं। अच्छी सिलेक्शन करेंगे तो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ बेहतर होगी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय अपने ऑब्जेक्टिव्स को सही से मीट कर पाएगा, कंपनी को सही बंदा मिल जाएगा सही जॉब के लिए। नुकसान क्या होगा? अगर आपने अच्छी सिलेक्शन नहीं की, लोग छोड़ के जा रहे होंगे, बैड परफॉर्मेंस आपको नज़र आ रही होगी, उनका उस काम में दिल ही नहीं लगेगा, टर्नओवर बढ़ जाएगा, कंपनी की रेपुटेशन गिरेगी। हर दफ़ा इश्तिहार आएगा कि इस कंपनी को ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है। एक ही जॉब 4-5 दफ़ा जब आप एडवर्टाइज़ करेंगे तो मार्केट में आएगा कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके पास बंदा टिकता ही नहीं है। असल में बंदा ठीक होता है, मगर सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट मेथड आपका ख़राब है, जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन रिस्क में इजाफा हो रहा होता है। अब यहाँ पे आपने एम्प्लॉयमेंट की ऑफ़र कर दी। अब एक बंदा आया, आपने पिक कर लिया, आपने चूज़ कर लिया, और आपने कहा कि भाई तुमने हमारे लिए काम करना है। ही सेड ओके, नाउ यू हैव गिवन हिम द ऑफर फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब वो बंदा आपके पास आ चुका है, आपके पास आके उसने काम करना है, सब कुछ हो गया, डील डन हो गई है। अब जब डील डन हो गई है, अब आपने उसको ट्रेन करना है और उसको डेवलप करना। भाई ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग ये है कि अब आपने सिखाना है उस बंदे को कि तुम्हारा असल में काम क्या है। सिखाएं उसको नॉलेज दें, उसको स्किल्स दें, उसको डेवलप करें, उसका एटीट्यूड बनाएं, उसको बताएं कि तुम्हारा असल रोल, मेन गोल इन द कंपनी क्या है और कैसे तुम इस कंपनी में अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हो। फोकस क्रिएट करें उसके अंदर। कॉमनली हम लोग ट्रेनिंग्स कैसे कैसे प्रोवाइड करते हैं? हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं उसको थ्रू लेक्चर्स, थ्रू ग्रुप डिस्कशंस, थ्रू ट्रेनिंग फिल्म्स, थ्रू केस स्टडीज़, थ्रू रोल प्ले एक्टिविटीज़, थ्रू बिजनेस गेम्स, थ्रू फर्म डेलीगेट्स, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, इंडक्शन, ट्रेनिंग इन द वर्क प्लेस, वर्क शेडोइंग। तो ये डिफरेंट तरीके हैं ट्रेनिंग के। आइए इसको देखते हैं। लेक्चर्स, बंदा आपके पास आ चुका है, आगे पेरोल पे है, ट्रेन करना है, उसको बिठाएं, कमरे में बिठाएं, और जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ उसको प्रोजेक्टर के ऊपर बताएं कि भाई तुम्हारा काम क्या है। उसको स्क्रीन दिखाएं कि कंपनी में तुम्हारा रोल क्या है।
और उसके जो जो मसले हैं वो सॉल्व करें। फिर यही काम अगर आप ग्रुप के साथ करें जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स अपने व्यू पॉइंट्स भी शेयर कर सकें, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। उनको फिल्म्स दिखाएं, जिस तरह पुराने एम्प्लॉयज़ काम करके गए हैं, अगर आप उनको रिकॉर्ड किया हुआ है तो एक क्राइटेरिया बनाकर उनको दिखाएंगे भाई तुम्हारे सीनियर्स इस तरीके से काम करते थे, तो तुमने ऐसे ही अपने काम को आगे परस्यू करना है। सॉफ्ट स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स सिखाने की बहुत ज़रूरत है उन लोगों को। गिव देम सम केस स्टडीज और कहेंगे भाई सॉल्व करो। उनको रियल लाइफ इवेंट जो पहले अक्सर हो चुका है उसी फील्ड में, उसी डिपार्टमेंट में वो बनाएं और कहेंगे भाई अगर ये मामला आ जाए तो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होगा, और अगर वो कोई गलती कर रहा तो उसको समझाएं, सिखाएं। रोल प्ले, एक दिन के लिए उससे कहेंगे भाई तुम मैनेजर हो, जो करना करो। पर्टिकुलरली उसको उस जॉब में उतार दें। बिजनेस गेम्स डेवलप करें और कहें कि भाई परफॉर्म करके दिखाओ इन गेम्स के अंदर। तो इस तरह हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। फिर CBT, कंप्यूटर बेस्ड या ई लर्निंग। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो जूम पे आके उसको बता दें। अगर आपके काम के अंदर कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट है और उस बंदे को नहीं आता चलाना, तो भाई उसको ट्रेन किसने करना है? आपने करना है। जितना आप उसको अच्छा ट्रेन कर देंगे वो आपके लिए एक अच्छा रिसोर्स बन के बाहर आएगा। इंडक्शन, आपने देखा होगा जनाब कैफ के बाद इंडक्शंस होती हैं, बच्चे फर्म्स में जाते हैं। इंडक्शन क्या है? बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं और ऑन द फर्स्ट डे आपको बताया जाता है कि भाई आपने क्या क्या काम करने हैं, कौन से लोग कहाँ बैठते हैं, फर्म की टाइमिंग क्या है, फर्म का कल्चर क्या है, टाई पहनी है या नहीं पहननी है, किस टाइम पे आना है, क्लाइंट्स के साथ कैसे मामला तय करने हैं, आपका जॉब आवर्स क्या है। ये सारी चीज़ें इंडक्शन में एक बंदे को डिटेल से क्लियर की जाती हैं। और वी हैव ट्रेनिंग इन द वर्क प्लेस। एक बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। अपनी चार दीवारी कंफर्ट जोन में बैठ के सीखना बहुत मुश्किल है, दिल नहीं करेगा सीखने का। अगर मुझसे कहा जाए कि भाई ये लेक्चर आपने रिकॉर्ड करने हैं मगर घर से करने हैं, तो आज करूँगा, अच्छा कल करूँगा, अच्छा आज 4 रिकॉर्ड कर देता हूँ, फिर गैप आ जाएगा, कंसिस्टेंसी आउट हो जाएगी। मगर अगर मुझे कहा जाए कि आपने वर्क प्लेस पे जाना है और वहाँ पे जाकर रिकॉर्ड करनी है इन फॉलोइंग आ स्पेसिफिक टाइम टेबल, तो अब आई विल बी फीलिंग मोर मोटिवेटेड। अब मुझे सीखना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे आप तक कम्युनिकेट करना है, मेरे पे डंडा है कि भैया मुझे ये काम करके देना है। तो कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ विद इन द फर्म, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बैठ कर सही से ट्रेनिंग हासिल नहीं कर पा रहे होते, तो क्या करती है टीमें, वो आप क्लाइंट्स पे भेज देते हैं और कहते हैं कि भाई जाओ जाके सीखो, जब तक तुम दूसरों की मार नहीं खाओगे तुम नहीं सीख पाओगे। उस्ताद की मार खाना बहुत ज़रूरी, अगर आपने सीखना है तो उसकी डांट बर्दाश्त करें। हंसी मजाक में, प्यार लाड में कभी भी उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं आती है जो कि आनी चाहिए, क्योंकि आप आज शायद ये कुछ ना कहे आपको, कल को दुनिया शायद आपको बहुत कुछ कह जाए। देन वर्क शेडोइंग। वर्क शेडोइंग ये होता है कि आप किसी को काम करता हुआ ऑब्जर्व करें। अक्सर ये होता है कि जूनियर्स को बिठाया जाता है विद सीनियर्स और कहा जाता है कि भाई जैसे ये काम कर रहा है ना, इसको तुमने बस ऑब्जर्व करना है, देखना है कि ये बंदा काम कैसे करता है। और जब तुम उसको ऑब्जर्व कर लो बहुत टाइम तक, उसके बाद जब वो बंदा काम करता है तो उसका काम बहुत अच्छा होता है। आपको मैं एक लाइव इसकी मिसाल देता हूँ। आपने आफ्ताब इकबाल का शो देखा होगा, खबरनाक, खबरहार, पता नहीं कौन कौन से हैं। बब्बू राना को बहुत टाइम तक उसने बेंच पे सिर्फ बिठा रखा और उसको कुछ भी बोलने नहीं दिया जाता था। ही वॉज जस्ट वर्क शेडोइंग। और जब उसने कर लिया तो आज उस शो के अंदर, ऑल्दो आज का उसका पार्ट नहीं है गालिबन, उस शो के अंदर ही वॉज वन ऑफ द हाईली रेटेड पार्टिसिपेंट। वो अब अपने आगे किसी को आने नहीं देता था। दिस इज वर्क शेडोइंग। खैर, कमिंग बैक, वापस आते हैं। हम लोगों ने कहानी उठाई थी ट्रेनिंग से।
एजुकेट भी करना है। अगर एक बंदा ट्रेनिंग के साथ साथ चाहता है कि अपने स्किल्स को मज़ीद इन्हांस करे, अपना नॉलेज बढ़ाए, तो अच्छी कंपनियां, अच्छे इदारे उसको पढ़ने का मौका भी देते हैं, उसको सीखने का मौका भी देते हैं। और एजुकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फ़िज़िकल तालीमी इदारे में जाएं, वर्चुअल बहुत कुछ है। इवन वर्चुअल छोड़ें, यूट्यूब पे बहुत कुछ पड़ा हुआ, सीखें। एक्सेल सीखना है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एक्सेल सीखना है। भाई यूट्यूब भरी पड़ी एक्सेल से, क्यों नहीं सीखते? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आपके सर पर डंडा नहीं होता, एक प्लान नहीं होता। यही एक्सेल अगर मैं आपको करवाऊं और एक प्लान के थ्रू करवाऊं कि भाई 10 दिनों में करेंगे, तो आप लोग सीखेंगे। डेवलपमेंट इस के अब आपने ट्रेनिंग के साथ साथ उस बंदे का कैरियर भी बनाना है, उसको डिफरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट्स देने हैं, उस पर जिम्मेदारियां डालनी हैं ताकि वो इनिशिएटिव ले, कुछ करे। जब तक उसमें कुछ करने की भूख नहीं होगी ना, वो बंदा आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उसको इनिशिएटिव देना बहुत ज़रूरी है। इसका बेनिफिट एम्प्लॉयर के लिए भी है और एम्प्लॉय के लिए भी है। एम्प्लॉयर के लिए क्या है? उसको अच्छी स्किल्ड रिसोर्स मिल जाएगी, उसके काम में वेस्टेज कम आएगी, उसका आउटपुट बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस बेटर होगी। और एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट क्या है? वो आगे जब जाएगा तो एक एक्सपीरियंस रिसोर्स बन के जाएगा, उसको अपने काम में सेटिस्फैक्शन मिलेगी, स्किल्स डेवलप होंगी, मोटिवेटेड रहेगा, कंपनी के साथ उसके जो एक रवाकत है वो बढ़ जाएगी। मगर इस सब में ट्रेनिंग मैनेजर को बहुत अहम रोल प्ले करना है, उसको आइडेंटिफाई करनी है नीड। फिर ये जाके पूछेगा नहीं सबसे कि भाई तुम्हें सिखाना है, तुम्हें सिखाना नहीं। ये कुआं है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा। एम्प्लॉयज़ को चल के इसके पास आना है कि भाई हमें ये सीखना है, हमें सिखाओ। तो आपको इसके लिए झिझक ख़त्म करनी पड़ेगी, अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। तो इसने प्लान करना है, इसने मॉनिटर करना है, इसने इम्प्लीमेंट करना है, इसने सिखाना है और ट्रेन करना है लोगों को, ताकि कल को वो आगे से आगे और मज़ीद आगे ये ट्रेनिंग पास ऑन करें। मगर उसके लिए इसका भी एक अच्छा रिसोर्स होना अपने अंदर बहुत ज़रूरी है। तो नीड्स आइडेंटिफाई करेगा, ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा, प्रोग्राम को डिज़ाइन करेगा, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, किधर पढ़ाना है, रूम कौन सा होगा, मुझे एलईडी चाहिए, मुझे प्रोजेक्टर चाहिए, मुझे कैमरे पे करवाना है, कैमरे पे नहीं करवाना, लाइव करवाना है, फिज़िकल करवाना है, कहाँ करवाना है, किस टाइम पे करवाना है, किस दिन करवाना है, स्टाइल क्या होगा, अप्रोच क्या होगी, ये सारी चीज़ें इसने डिज़ाइन करनी है। फिर तकरीर करनी यहाँ पे खड़े होके, और उसके बाद उनसे फीडबैक लेना कि भाई कुछ समझ भी आई है। गैप हमने शुरू में बात की थी, गैप आइडेंटिफाई करना किसका काम है? एचआर मैनेजर का। तो ट्रेनिंग नीड्स और ट्रेनिंग गैप के ऊपर इसको तसल्ली से काम करना पड़ेगा। सर दो तरह की बातें हैं, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच और एक होती है बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन क्या है कि ट्रेनर नीचे आगे पूछ रहा है कि भाई बताओ क्या सीखना है, इट इज़ इन्वॉल्विंग द मैनेजर एंड द डिपार्टमेंट, और फिर वो ट्रेन कर रहा है। मगर बॉटम अप क्या है कि प्यासा कुएं के पास जा रहा है, इंडिविजुअल्स को ज़रूरत पेश आती है, वो अप्लाई करते हैं और सिखाने की बात करते हैं। अब अगेन ये सारी रीडिंग है, जब आप किताब से रीड करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। ये बात हम लोगों ने कर ली है। डेवलपमेंट, ट्रेनिंग होगी हमारी, अब इसको डेवलपमेंट के मैदान से देखते हैं। जॉब रोटेशन, एक बंदे को एक जगह से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया, इसे कहते हैं जॉब रोटेशन। इससे क्या होगा कि वो हर डिपार्टमेंट की स्किल सीखेगा, मगर नुकसान क्या है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट में अपने आप को स्पेशलिस्ट नहीं बना पाएगा। अगर मैं आपको एक मिसाल याद करवाऊं, तलवार, टोटका यार, तेज़ रफ्तार, 3 डिपार्टमेंट्स थे। अगर मैं इनको स्विच ओवर करता जाऊं, वुड कटिंग, हंटिंग को चेंज करूं, स्वैप कर दूं,
कुकिंग को स्वैप कर दो। तो रोटेशन तो हो रही है, एक बंदा हर जगह पे कुछ ना कुछ तो सीख रहा है, मगर एट द एंड वो किसी एक स्किल से हाथ धो बैठेगा, एक स्किल में वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा। तो जॉब रोटेशन करनी भी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि कंपनी कैसी है, उसका मकसद क्या है। अगर तो प्रमोशन इसी पे डिपेंड कर रही है कि जॉब रोटेशन होगी, मज़ीद स्किल्स आएंगी तो आपको प्रमोट किया जाएगा, तो कंपनियां करवाती हैं। स्कॉन्डमेंट इज कि आपको आगे किराए पे चला दिया जाता है। आपसे कहा जाता है कि भाई आगे तुम किसी और के लिए काम करोगे, यू विल बी वर्किंग फॉर समवन एल्स, और वहाँ से आपको बेच के आपके पैसे वसूल किए जाते हैं और उन्हीं पैसों में से आपको सैलरी दी जाती है, और जो कट बचता है वो कंपनी अपनी जेब में डालती है। मगर एक साइड तो ये है ना, इसको तो साइड पे करते हैं, फ़ायदा आपको मिल रहा है। अपनी इन्वायरमेंट के साथ साथ आपको आउट ऑफ दैट वर्किंग जोन दूसरी कंपनियां कैसे परफॉर्म कर रही हैं वहाँ पे भी सीखने का मौका मिलता है, तो आपका एक्सपीरियंस डबल हो जाता है। और डेप्यूटिजिंग फॉर अ मैनेजरशिप, भाई छुट्टी पे मैनेजर, आज से तुम मैनेजर हो, चलाओ कंपनी। आपको उसके शूज़ में फेंक दिया और कहा है कि भाई अब तुमने रोल प्ले करना है। अगर मैनेजर यहाँ पर होता तो वो कैसे करता। मैं अगर आपको इसकी मिसाल दूँ तो चिड़िया जब उसका बच्चा निकलता है अंडे में से, तो वो उड़ना कैसे सीखता है? क्या उसकी माँ उसको ट्रेन करती है? नहीं, उसको घोंसले से नीचे फेंक देती है कि जाओ उड़ो। दिस इज डेप्यूटिजिंग फॉर द मैनेजरशिप। डेप्यूट कर दिया, खुद ही उड़ो, खुद ही सीखो। फिर वो मार खाई हुई, उसके बाद उसकी परवान बहुत तेज हो जाती है। डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक आप दूसरे पे जिम्मेदारियां नहीं डालेंगे, डेलीगेट नहीं करेंगे, वो नहीं सीखेगा। मेंटोरिंग, दूसरों को असिस्ट करें, गाइड करें, मगर काम उनको करने दें। जहाँ पे उनको ज़रूरत पेश आए आप हाजिर हो और गाइड कर दें। फिर कभी कभी लोग कहते हैं कि हम उस वक्त डेवलप होंगे जब हमें पैसे भी साथ मिलेंगे, तो फॉर्मल अप्रेजल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। आगे लिखा हुआ है सी चैप्टर 13, ये आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि सेम एरिया C5 के अंदर भी है, तो ये स्लाइड वहाँ से उठाई गई है, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जॉब डिज़ाइन, जॉब डिज़ाइन में और जॉब डिस्क्रिप्शन में फ़र्क है। जॉब डिज़ाइन ये है कि आपसे क्या क्या काम लिया जा रहा है। इसमें दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है जॉब एनलार्जमेंट, एक होता है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट ये है कि आप पे मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड की गई है, साथ में मज़ीद अथॉरिटी भी दे दी गई है। यह है एनरिच कर दिया, बढ़ा दिया। वर्टिकल एनलार्जमेंट, जिम्मेदारी भी है और नया काम भी है। बट अगर आपको सिर्फ काम ही दिया जाए और कहा जाए कि तुमने यही काम इसी लेवल पे बैठ के बार बार करते रहना है, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली सिर्फ उसका वर्कलोड बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। ही इज़ नॉट गेटिंग न्यू टास्क, वैरायटी ऑफ टास्क। ये है जॉब एनलार्जमेंट, सिर्फ फैल गया और कुछ नहीं है। अब उसी एम्प्लॉय को जिसको धूमधाम से लेकर आए हैं, सिखाया है, ट्रेन किया, डेवलप किया है, रिटेन भी तो करना है। तो सबसे पहले उसको दें एक वेल डिफाइंड कैरियर पाथ, उसको सिखाएं, चाहे वह न्यू कमर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो। उसके दिमाग में क्लैरिटी दें कि ये इदारा तुम्हें फ्यूचर में कहाँ पे देख रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, इससे उसकी मोटिवेशन डेवलप होगी। कंपनसेशन, सैलरी दें, रेम्यूनरेट कर रहे हैं उसको, मंथली वेज दें, उसको उतने पैसे दें जितना वो डिज़र्व करता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, और सैलरी को एज अर्ली एज पॉसिबल उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है जॉब छोड़ने का।
फिर वो सैलरी दें जो कि उसके स्किल एक्सपीरियंस के ऊपर है, ना कम ना ज़्यादा। बोनसेस दें, अगर वो कोई आपके लिए एक्स्ट्रा काम कर रहा है गिव हिम बोनस। लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स दें, हेल्थ एश्योरेंस करवाएं, उसका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो वर्क रिलेशनशिप्स हैं वो बेहतर बनाएं। को वर्कर्स को ट्रेन करें, आपस में यूनिटी हो, इंटेग्रिटी हो, एक अच्छा स्ट्रक्चर हो, लोग एक दूसरे की इज्जत करें। यहाँ पे लीडर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसने कनेक्शन डेवलप करना होता है। फिर जॉब लाइफ और वर्क लाइफ को सेग्रीगेट करना भी बहुत ज़रूरी है। जॉब लाइफ को और वर्क लाइफ को सेग्रीगेट किया करें। जब आप घर पे हैं तो काम का ना सोचें, जब आप काम पे हैं तो घर का ना सोचें, ये बहुत ज़रूरी है। स्विच ऑन स्विच ऑफ करना इंतहा का ज़रूरी होता है। वर्क लाइफ बैलेंस वाली बात हम लोगों ने कर ली है। कोशिश करें कि मी टाइम निकालें। मी टाइम मीन्स ये मेरा टाइम है, ये वो टाइम है जब मैंने किसी और के बारे में नहीं सोचना, मुझे खुद को अपग्रेड करना है। दिन में कोई सा 1 घंटा खुद को दें। इस 1 घंटे में आप रीडिंग कर सकते हैं, कोई नई स्किल डेवलप कर सकते हैं। शायद आपने कहा होगा इस 1 घंटे में मैं मोबाइल बंद कर दूंगा और मैं एक्सेल सीखूंगा कंसिस्टेंसी के साथ। तो ये 1 घंटा ज़िंदगी में शायद आपको बाकियों से बहुत आगे ले जाए। तो ये मी टाइम होना बहुत ज़रूरी है। फिर कंपनी का ओवरऑल इन्वायरमेंट भी अच्छा रखें, लोगों को अप्रिशिएट करें, लोगों को मौका दें ग्रो करने का। फ्रेंडली कंपेटिटिव इन्वायरमेंट रखें, कंपनी की रेप्यूट का ख्याल करें। लोग इससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं और कंपनियां भी फ़ायदा पिक करेंगी। कंपनी की रेप्यूट बढ़ेगी, कंपनी कम रिस्क ले रही होगी, कंपनी के अंदर लोग डेवलप हो रहे होंगे, मज़ीद कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होगी, वेस्टेज कम हो रही होगी। इस सारे काम करवाना किसकी ज़िम्मेदारी है? एक अच्छे HR मैनेजर की ज़िम्मेदारी है। फीडबैक्स लें और ले भी बाद में HR को चाहिए कि उनको ट्रांसपेरेंट और फेयर रिव्यूज़ भी दे कि भाई तुम कैसा काम कर रहे हो, तुम्हारे काम में क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये पूरा चैप्टर बहुत लॉजिकल सीक्वेंस में चलता है। HR इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट चैप्टर्स। मैंने कुछ बातें इसमें बढ़ा के बताई हैं, किताब में बातें कम लिखी हुई हैं। तो ये स्लाइड्स जो थी वो 52 थी, जो कि इफेक्टिवली अगर मैं सिर्फ किताब को देखूँ ना तो शायद 35 के करीब बनती। तो मैंने इसमें चीज़ें ऐड की हैं ताकि आपको पूरी थीम समझ आए। एंड वंस यू आर डन विद दिस थीम तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। तो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड अल्हम्दुलिल्लाह हाफ ऑफ द कोर्स। अब हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है MCQs की, इसकी भी करनी है, 6 भी रहता है हमारा, 1 भी रहता है, और आगे हम लोगों ने चैप्टर्स को देखना है। जो चैप्टर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे वो होगा IT वाला, चैप्टर नंबर 5। उसके बाद मार्केटिंग करेंगे, उसके बाद फाइनेंस करेंगे, और फिर 10 और फिर एंड पे 9। तो चैप्टर 8 हमारा HR की स्ट्रेटजीज़ के ऊपर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसके बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे MCQs के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।